बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में हैं वो मुद्दा देश के बड़े शहरों के लिए आज किसी चुनौती से कम नहीं है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली का बढ़ता हुआ प्रदूषण इस वक्त पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में जिस तरीके से यहाँ पर उछाल आ रहा है उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर देश के पर्यावरणविदों के सामने भी एक चुनौती पेश कर दी है। लेकिन क्या ये दिल्ली तक ही सीमित है या आने वाले दिनों में दूसरे जो देश के बड़े शहर हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक बड़े ऐसे संकेत है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब देश के बड़े शहर भी इसी तरीके से प्रदूषण की चपेट में आ सकते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे और सबसे पहले आज का जो पैनल है, आज की जो युवाओं की टोली है, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, एक परिचय लेते हैं और उसके बाद में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी शुरुआत। हाँ जी नमस्ते, मैं ग्रीष्मा त्रिवेदी, समाज सेवी। नमस्ते, मेरा नाम जीत गर्ग है और मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। मैं श्रेया पांडे और मैं संस्कृत की छात्रा हूँ। नमस्कार, मैं सलोनी ओझा और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या माथुर है और मैं एक वकील हूँ। नमस्कार, मेरा नाम यश प्रेरणा पाराशर है और मैं रक्त मित्र इंडिया फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। चलिए यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले लगातार दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के आसपास जो किसान हैं और ख़ास तौर पर दिल्ली से सटे हुए इलाके जहाँ पर किसान जिस तरीके से पराली जला रहे हैं खेतों में, ये उसके पीछे की बड़ी वजह है। उसके बाद में कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो उछाल आया है उसने भी दिल्ली के सामने बड़ी टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन इसके पीछे का सॉल्यूशन क्या है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले ग्रीष्मा की तरफ में आऊँगा। ग्रीष्मा, क्या मानती हैं आप, इसके पीछे की वजह क्या है और जिस तरीके से ये एक बड़ा टेंशन हम लोग कहेंगे, एक बड़ी चुनौती के रूप में इसे देखा जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि दिल्ली के बाद कई ऐसे शहर हैं जिनके सामने भी आने वाले दिनों में ये चुनौती हो सकती है? बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया, दिल्ली में जो AQI अभी 445 तक पहुंच गया, एक डेंजरस स्थिति है। एंड हमारी देश की राजधानी है वो, पराली एक बहुत ही प्रमुख कारण है इसके पीछे। और अगर हम दूसरे कारणों पर भी बात करें तो एक जो ट्रैफिक, हम कह सकते हैं कि हम कितना वाहन चला रहे हैं। हमने अभी सुना कि माननीय गडकरी जी ने भी अपने उसमें कहा था कि एक घर में जब 3 लोग रहते हैं उस घर में 4 गाड़ियां हैं। एक व्यक्ति भी अगर कहीं जाना चाहता है वो 4 व्हीलर का उपयोग करके जाता है। मतलब हम मनुष्य स्वयं कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। और दिल्ली की जनसंख्या की भी अगर हम बात करें तो हम ये चीज़ जानते हैं कि वहाँ पर लोकल खुद रहने वाले इंसान कितने हैं, वहाँ पर बाहर से कार्य करने वाले लोग कितने हैं, वो सब खुद की गाड़ी कौन कितना यूज़ कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना वहाँ उपयोग हो रहा है। इसके साथ ही पराली का, जैसे हमने बात की, वो मुख्य रीज़न है ही। कहीं ना कहीं दिल्ली से हम सभी को सचेत होने की ज़रूरत है। आज हम इंदौर शहर में बैठे हैं, इंदौर की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी प्रदूषण का स्तर कोई इतना अच्छा नहीं है। यहाँ भी जिस प्रकार अभी ट्रैफिक का एक समस्या हम भुगत रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, तो यहाँ का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स, मुझे लगता है कि अभी अगर हम वर्तमान में अगर समझ गए और हमने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से भविष्य में इसको अपने उचित परिणाम हमें मिलेंगे। बिल्कुल जी, जीत आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से इस पॉल्यूशन की समस्या को आप देखते हैं? मैनेजमेंट के आप स्टूडेंट्स भी हैं और ख़ास तौर पर जो चुनौती अभी दिल्ली के सामने है वो आने वाले दिनों में कितनी बड़ी और हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या सबसे महत्वपूर्ण वजह आप मान रहे हैं? जो दिल्ली है वो हरियाणा पंजाब से सटा हुआ है, दोनों कृषि प्रधान राज्य हैं, और जो दिल्ली है वो एक इंडस्ट्रियल या सर्विस का एक राज्य हम कह सकते हैं। पर जो पराली जलाई जाती है हरियाणा और पंजाब में, उसका जो धुआं है वो दिल्ली को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है। और जो इन राज्यों के हम बोल सकते हैं जो कृषि मिनिस्टर हैं या फिर जो सरकार हैं, उन लोगों ने पराली का जो नियोजन है उसके लिए कुछ भी कार्य नहीं करा है। अगर हम देखेंगे तो दूसरे राज्यों में, अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, पराली पूरे देश में होती है, पर कुछ लोग उससे अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं, अलग अलग उत्पाद बना लेते हैं। पर वहाँ के जो किसान हैं उनको ऐसा लगता है पराली जलाना सस्ता पड़ता है, क्योंकि उनकी जो खर्च है उसमें बचता है, समय बचता है, तो वो उसको एक ईजी नियोजन उसकी जैसे कर देते हैं। तो जो उसका जो इफेक्ट है वो दिल्ली पे बहुत ज़्यादा आता है। तो उन तीनों राज्यों को मिलके, जो तीनों राज्यों की सरकारें हैं, उनको बैठ के मुझे ऐसा लगता है कुछ निर्णय लेना चाहिए। पराली का जो नियोजन है उसका कुछ करना चाहिए। और आजकल हम जैसे देखते हैं नए नए जो इनोवेशंस आ रही है, हो सकता है पराली का कुछ नया उपयोग निकल जाए, कुछ नया इनोवेशन लाके उसका हम मैन्योर बना लें, फर्टिलाइज़र बना लें, या फिर उसका कहीं एनर्जी में यूज़ ले लें। जैसे आज से थोड़ा टाइम पहले हमने गोबर गैस के लिए किया था,
तो एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन है दिल्ली का वो बहुत ज़्यादा है। आज से साल भर पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो ऐसे 10 नए शहर पूरे देश में ढूंढ रहे हैं जिनको वो डिसेंट्रलाइज्ड सिटीज़ बना सकें। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम देखेंगे तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे मेट्रो सिटीज़ पर है। यहाँ की जो जनसंख्या है करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ पे है। पर जो इंदौर जैसी सिटीज़ है 30-40 लाख जनसंख्या है, अभी यहाँ पे हमारे पास और कैपेसिटी है कि हम लोगों को अकोमोडेट कर सकें। मेट्रो हमारे प्रोजेक्ट आ ही रहा है, तो ऐसे 10 नए सिटीज़ जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, अगर वो 10 से बढ़ाकर 20 भी कर दें तो जो हमारे जॉब्स इंडिया में वो भी बढ़ेगी, और जो बड़ी सिटीज़ में पॉल्यूशन का जो खतरा है वो भी कम होगा। श्रेया जी बताइए, किस तरीके से आप मानती हैं और क्या वजह मान रही हैं कि देश में इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा प्रदूषित कोई शहर है तो वो दिल्ली है? पहला तो जैसा कि ग्रीष्मा दी ने कहा कि ट्रैफिक की समस्या वहाँ मुख्य समस्या हो रही है। तो अति सर्वत्र वर्जयेत जैसा कि ये श्लोक है हमारी संस्कृत में, तो दिल्ली के लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने वाहनों पर नियंत्रण करें, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, मेट्रो है दिल्ली में उसका यूज़ करें। और दूसरा ये कि किसानों पराली जला रहे हैं उससे धुआं हो रहा है वो तो ठीक है, पर दिल्ली में ह्यूमिडिटी की समस्या है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से धुआं जो है वो वहाँ ठहर जाता है। तो हमें वहाँ छोटे छोटे जंगल बनाने की आवश्यकता है, वहाँ पेड़ों की आवश्यकता है। हरियाली कम होने से वो धुआं वहाँ ठहर जाता है और ये पराली की समस्या, जो धुएं की समस्या है वो उत्पन्न होती है। आगे बढ़ेंगे, सलोनी आपसे जानेंगे क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट भी हैं और बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि कानून को समझती भी हैं। क्या लग रहा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है इस मामले में? कहीं ना कहीं हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे नेचर की प्रति, हमारे वातावरण के प्रति, कि हम प्रदूषण ना करें। और अगर प्रदूषण हो रहा है तो फिर किसी विधि को बीच में आना पड़ता है कई बार ये बताने के लिए कि शायद जिस पोल्यूशन से आज हमारे रहने के लिए, हमारे खाने में, हर जगह जो प्रदूषण आते जा रहा है, जैसे हम हर चीज़ को टॉक्सिसिटी जिसे कहते हैं, हर चीज़ में एंटर होती जा रही है टॉक्सिस। एग्रीकल्चर में जितना टॉक्सिसिटी, हमारे जितना प्रदूषण बढ़ रहा है वो हमारे पेट में भी जा रहा है, हमें पता नहीं चलता है पर जा रहा है, इनडायरेक्टली जा रहा है पर जा रहा है। और सबसे पहले बात करेंगे पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन की। पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन मतलब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब एक ही जगह केंद्रित हो जाता है। ये दिक्कत इस बात की आती है, दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है और सबका सपनों का शहर भी कहा जाता है दिल्ली को, कि सबके सपने वहीं पूरे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने सपने पूरे करने धीरे धीरे सभी उस तरफ केंद्रित हो जाते हैं, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया है तो वहां से एकत्रित होते जाते हैं। और दिल्ली इतने लोगों को रख नहीं सकता जितने लोगों को वो आज एकोमोडेट कर रहा है। कई बार कई लोग जरूरत से ज्यादा अमाउंट में वहां पहुंच जाते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस के लिए एक वो गढ़ है, हमारे देश के जितने भी बड़े नेशनल पॉलिटिशियंस हैं वो वहीं रहते हैं, राजनीति का बड़ा केंद्र है। बिल्कुल। और जितने पॉलिटिशियंस रहते हैं तो जितने ज्यादा पॉलिटिशियंस उतनी ज्यादा उनके प्रोटोकॉल्स को अकोमोडेट करने के लिए भी उतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स, उतने बड़े बड़े गाड़ियां, उतनी गाड़ियां भी उनकी चलती है। एक आदमी के लिए 4 गाड़ी जब पीछे चलती हैं तो एक आदमी प्लस 4 गाड़ी, और ऐसे हमारे पास 40 आदमी हैं वहाँ पे। तो आप इमेजिन कर सकते होंगे कि कितना बड़े लेवल पे दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। और हमारे देखे जाए तो वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जितने हमारे देश के हैं वो सब वहीं रह रहे हैं। हमारे पीएम का आवास वहीं है, हमारे प्रेसिडेंट का आवास वहीं है। हमारे कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो हम क्या कहते हैं आपस में, चलो दिल्ली चलें। तो ये जो सबकी आदत है दिल्ली जाने की, वो शायद हमको कहीं ना कहीं कम करनी पड़ेगी। इंदौर हम लोग फेमस किस लिए? हम लोग हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फेमस। तो दिल्ली को भी शायद उनका कचरा मैनेज करना, उनके कचरे का सही उपयोग करना, कैसे प्रदूषण हम कचरे के द्वारा जो फैला रहे हैं वो करें। प्लास्टिक अलग करें, मेटल्स अलग करें, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये दिल्ली वालों के अंदर, हमको जैसे इंदौर में अवेयरनेस है, शायद अगर दिल्ली वालों में भी इतनी अवेयरनेस आ जाए एक एक इंसान के अंदर, तो हम बहुत, शायद हम दिल्ली में भी काफ़ी, दिल्ली को भी इंदौर बना सकते हैं। जी ऐश्वर्या, आप एक वकील हैं, एडवोकेट होकर क्या मानती हैं आप, किस तरीके से ये जो पॉल्यूशन की समस्या को इस वक्त दिल्ली जो फेस कर रहा है, पीछे की वजह तो हमने तमाम लोगों से सुनी है, लेकिन कौन से वो पॉइंट्स आपको लगता है कि जिसमें बेहतर सुधार के साथ में कहीं ना कहीं ये जो समस्या है उसका निराकरण निकल सकता है? जी सर, सबसे पहले तो जैसा कि सभी ने बताया कि बरेली एक सबसे बड़ा मुद्दा है, इसमें पॉल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा है गाड़ियों का। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि आपने कहा कि मेरा पेशा, आप जानते हैं कि मैं वकील हूँ, तो हमारे यहाँ ब्लेम गेम का बहुत बड़ा कल्चर है। हम हमेशा अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसे ट्रांसफ़र कर दें, और ये ट्रांसफ़र करने की प्रवृत्ति, तूने ये किया है, मैंने ये किया है, ये वाली प्रवृत्ति जो है ये हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
परेशान कर रही है, पीछे लेकर जा रही है। तो इस चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि जो पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है। सबसे पहले तो हमें उसको खुद को जिम्मेदार उसको ठहराना पड़ेगा। मतलब ऑफेंडर्स कांट बी विक्टिम नहीं बन सकते। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाकर ही करें। छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं जो हमें लगाने रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप गाड़ी तो खरीद लेते हैं, बट आपको पता है कि सर्विसिंग, जितनी महंगी गाड़ी होती है उसकी सर्विसिंग उतनी महंगी होती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो जब तक चल रही है हम उसे चलाएं, हम उसको सर्विसिंग नहीं करवाते हैं। और जब हम गाड़ी को सर्विस नहीं करवाते हैं, ऑयल चेंज नहीं करवाते हैं, तो वो धुआं छोड़ने लगती है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि हम अपने गाड़ी का जितना हम अपने लेवल पर ध्यान रख सकते हैं रखें। दूसरी चीज़ है कि जितने भी कंजेस्टेड सिटीज़ होती हैं, छोटे एरियाज़ जहाँ पर बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, कोशिश ये होना चाहिए कि वहाँ पर हम 4 व्हीलर बैन कर दें। बिल्कुल सही, नो व्हीकल ताकि हाँ 2 व्हीलर्स हो वहाँ पर, ताकि हम ज़्यादा देर तक रुके ना। और इससे हमारा जो है अपना पेट्रोल का कंजप्शन भी कंट्रोल किया जाएगा और पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया ही जाएगा। देखा जाए तो इंदौर जैसा कि हमने सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिम्मेदारी खुद से लेने पर शहर कितना खूबसूरत बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर सिटी में छोटी छोटी ड्राइव्स को क्रिएट करना चाहिए कि यार चलिए 5 दिन का एक प्रोग्राम रखते हैं कि हम गाड़ी नहीं लेके निकलेंगे। तो वो ऑब्वियसली हम जब डिफरेंस देखते हैं नॉर्मल डेज और वो ड्राइव डेज में, तो वो एक हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये कुछ अलग हो रहा है। और जब कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली हम उसे अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमने देखा है कि कहा जाता है कि इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी होता है, पर अगर आप देखेंगे तो जब जानवर जिस जगह पर बैठता है उस जगह को साफ कर कर बैठता है। पर मनुष्य में आदत ऐसी कि मनुष्य जहाँ भी बैठेगा, जहाँ भी जाएगा, वो गंदगी करेगा ही करेगा। वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से उस जगह को, पूरे पर्यावरण को खराब कर देता है। अगर हम लॉकडाउन की बात करें, जब मनुष्य घर के अंदर था तो बाहर की प्रकृति बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ से सबक लेने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सबक लेने की। और कोशिश ये करना चाहिए कि जितना हो सके छोटे छोटे एफर्ट्स लगाएं और कंट्रोल करें। चलिए यश, आपकी तरफ बढ़ूंगा क्योंकि रक्त मित्र फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं और हमने देखा है कि बतौर युवा भी आप कहीं ना कहीं जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, खासतौर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उसमें काफ़ी अपनी भूमिका निभाते हैं। क्या मान रहे हैं यश? और ख़ासतौर पर जब आप दिल्ली की हालत देखते हैं, आज का युवा खासतौर पर दिखता है, तो क्या महसूस करता है इन तमाम हालातों को देखकर? दुनिया में पॉल्यूशन के कारण औसत आयु हमारी 2 वर्ष से कम हो गई है। तो ये पूरी दुनिया में देखो कि जो व्यक्ति वैसे तो जब पहले 100 साल जीते थे, अब 60-65 तक आए, उसमें भी 2 साल और कम हो गए हैं। तो ये जो हमारा जो सबसे मेन रीज़न है कि हम पॉल्यूशन के कारण हमारी हेल्थ पे जो फ़र्क पड़ रहा है वो बहुत मेजर फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम बात करेंगे इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये सामान्य चीज़ें हैं कि अब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितना हो सकता है आप पर्यावरण को आपको सेव करना पड़ेगा, पर्यावरण के लिए काम करना पड़ेगा। आप अपने व्हीकल को ना यूज़ करते हुए जितना मैक्सिमम हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना होगा। और इस इंदौर की अगर हम बात करें, अगर आप दिल्ली से इंदौर को कंपेयर कर रहे हैं, इंदौर की पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इंदौर में उस चीज़ को पहले ही देख लिया गया, इसलिए आज हम मेट्रो पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ये 5-10 साल का प्रोजेक्ट हमारा मेट्रो हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है काफ़ी हद तक हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मेट्रो पे शिफ्ट कर पाएंगे। हमारे जो नॉर्मल हम जो व्हीकल्स यूज़ करें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाएंगे। इससे हम कम फ्यूल को यूज़ करेंगे, कम पॉल्यूशन करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और शेयर करता हूँ, जैसे हेल्थ की बात करी हमने। आप ये देखिए कि अगर हम अपने हेल्थ पे अगर बात करें तो हमारी औसत आयु हम जो है 1 मिनट में 72-75 टाइम हम सांस ले रहे हैं। और दिल्ली का पॉल्यूशन ऐसा है कि अगर आप एक दिन वहाँ पे सांस लेते हैं तो समझिए आपने 15 से 20 सिगरेट का यूज़ किया है। आप और हम नॉन अल्कोहलिक है या हम स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमने एक दिन दिल्ली में अगर हमने घूम के भी आ गए तो आप समझिए कि हमने 20 एक सिगरेट हमने पी लिए। यही हालत चाइना के भी हैं। तो चाइना ने अपने मतलब कंट्रोल काफ़ी हद तक जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करा है। आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट न्यूज़ में उन्होंने अपडेट भी मिली है मुझे कि उन्होंने तो अपने एयर पॉल्यूशन को इतना कंट्रोल कर लिया है कि उन्होंने अपने वहाँ की आयु जो है, एज जो है 5 साल बढ़ा दी है। बिल्कुल सही है। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यश ने कही है। और जब आप पर्यावरण संरक्षण की तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि उसके नतीजे भी सकारात्मक आते हैं। और यही बात हमने इंदौर में पिछले दिनों देखी है, जब ये शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर 1 बार 2 बार नहीं, लगातार 6 बार आया है। तो यहाँ के पर्यावरण में भी कहीं ना कहीं उसके सकारात्मक सुधार देखने को मिले हैं। मैं आगे बढ़ूंगा और ग्रीष्मा की तरफ। ग्रीष्मा, चूँकि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और बड़ी उम्मीदें हैं इस शहर से, और अभी जहाँ हम बैठे हैं तो आप एक आवाज़ भी सुन रहे हैं कि हो हल्ला और इंदौर ने लगा दिया छक्का, तो ये गूंज हर गली मोहल्ले में सुनाई देती है। तो ये जो जन जागरूकता अभियान था,
ये एक बड़ा जो कहने के कदम इंदौर ने बढ़ाया है, आपको लगता है कि इसी तरीके की मिसाल इंदौर और भी आगे बढ़ाए? स्वच्छता की बारी अब तो हो गई है, लेकिन अब पर्यावरण संरक्षण की तरफ आगे बढ़ाया जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो, जिससे देश भर में इंदौर पर्यावरण संरक्षण के मामले में भी एक बेहतर कहीं ना कहीं मिसाल पेश कर पाए। क्या मानते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल इंदौर हमेशा पूरे देश में एक स्टैंडर्ड सेट करने का काम करता है। और अभी कुछ महीनों पहले की बात है, इंदौर में एक बहुत अच्छा अभियान चला था कि अगर हम सिग्नल पर खड़े हैं तो अगर फॉर एग्जांपल 120 सेकंड का सिग्नल है तो हम 120 सेकंड अपनी गाड़ी ऑन नहीं रखेंगे, हम अपना इंजन बंद कर सिग्नल देंगे। ऑन एंड सिग्नल ऑफ, यस, मींस हाँ, व्हीकल ऑफ जी। यस। तो उसमें ये हुआ था कि बहुत हद तक एक सर्विसिंग की भी बात जब यहाँ आई थी तो हम लोग भी वॉलंटियरिंग कर रहे थे। हम उन लोगों को निवेदन कर रहे थे कि आप सिग्नल पर जब आ गए हैं, सिग्नल ऑन हो गया तो यू हैव टू ऑफ योर व्हीकल, आपको अपना व्हीकल मतलब इंजन बंद करना है। उस स्थिति में देखा गया बहुत से लोग कहते थे कि अगर हमने बंद कर दिया तो हमारी गाड़ियाँ वापस चालू नहीं होगी। इसका मतलब वो अपनी गाड़ी की प्रॉपर सर्विसिंग नहीं करा रहे। महंगी गाड़ी तो हमने बहुत खरीद ली, पर उसको जब मेंटेन करने की बारी है तो हमने उसकी सर्विसिंग नहीं कराई। तो ये एक बहुत अच्छा अभियान इंदौर शहर में चला था और उस दौरान के भी जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं AQI को लेकर, बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं हमारा AQI बहुत सुधार आया था इंदौर में। और इस अभियान में कहीं ना कहीं इंदौर ने भी एक मिसाल पेश की है। एक बात मैंने सुनी थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत लोगों को लगता है कि हमको फीजिबल नहीं रहेगा, हम ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। थोड़ा सा अगर प्रशासन, मैं पूरे देश की अगर बात करूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और सुदृढ़ बनाए, मेट्रो हमारे शहर में आ रही है और जब सुदृढ़ता आ जाएगी तो कॉमन मैन जो ये सोचता है कि मुझे वहाँ बहुत कम टाइम में पहुँचना है या मुझे मतलब परेशानी नहीं आना चाहिए वहाँ पहुँचने में, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे से यूज़ करना शुरू कर देगा। एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन एक और हमारे बीच अभी हाल ही में आया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं उसको प्रमोट कर रही है। वो भी एक कहीं ना कहीं हम ऑप्शन दे सकते हैं, एक अल्टरनेटिव देख सकते हैं कि हम कैसे एयर पोल्यूशन को कम कर सकें। और ये जो हम हमेशा नारेबाजी करते रहते हैं ना, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, इसको नारेबाजी तक सीमित न रखें, स्वयं से शुरू करें। हम स्वयं खुद कुछ करेंगे तभी मुझे लगता है कि हम चैरिटी बिगिंस एट होम, हम कुछ खुद करेंगे तभी हम उसको समाज तक पहुंचा पाएंगे। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चीज है। जीत आपकी तरफ बढ़ूंगा क्योंकि आप प्रबंधन के एक छात्र भी हैं। क्या लग रहा है आपको कि बेहतर प्रबंधन की कमी है, उसकी वजह भी कहीं ना कहीं यही रही है कि देश के बड़े शहर, अभी हाल ही में हमने देखा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जूही चावला, उनका एक ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि मुंबई भी लगातार प्रदूषित हो रही है, लगातार एयर में भी वहाँ पर जो है वो स्मेल्स आ रही हैं, उसको लेकर बहुत बवाल भी मचा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये जो चुनौती है उसको बहुत हद तक दूर किया जा सकता है? मैं इस बार इसी विषय को लेने वाला था। हम देखा जाए तो हमको जो सरकारें हैं, कोई भी प्रदेश की हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हमको उनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। कल सरकारों और जो बड़ी उद्योगपति कंपनियाँ, औद्योगिक कंपनियाँ हैं, उनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। अब जैसे हम देखते हैं हमारे रोड मिनिस्ट्री है, तो क्यों ना हम प्रदूषण के लिए, पर्यावरण के लिए कोई मिनिस्ट्री बनाए। जैसे हम दोस्त देखते हैं कि आज 100 किलोमीटर रोड बना तो हम सोचते हैं अच्छा है, वैसे ही हम क्यों ना जंगल नहीं लगाएं। पर्यावरण को लेकर तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री है भारत सरकार में। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं देखता हूँ, गुजरात को देखा जाए तो गुजरात को इंडस्ट्रियल हब या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है इंडिया का। हम दिक्कत देखेंगे गुजरात और दिल्ली की, तो गुजरात जो है सोलर पावर की तरफ बढ़ चुका है। बिल्कुल। वहाँ पे हम देखेंगे कि विश्व के सबसे बड़े मेगा प्लांट लगते जा रहे हैं। अल्टरनेट्स पे काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेट्स पे काम करना चाहिए। हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, विंड टर्बाइंस हो गए, पर दिल्ली अभी ऐसा लगता है इसमें पिछड़ रहा है। बिल्कुल सही। उसकी वजह से जो हमारा कोल प्रोडक्शन है, कोल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पैदा करता है। कोल प्रोडक्शन पे जो एनर्जी लगती है, या फिर हम देखेंगे न्यूक्लियर प्रोडक्शन पे, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का उपयोग होता है, उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। और हम दूसरी तरफ देखेंगे एक और चीज़ सामने आती है, यमुना की बात करते हैं। बिल्कुल सही है, वही तो यमुना अगर दिल्ली में आती है, अगर हम ड्रोन के शॉट्स देखें कुछ जो पेपर में आए थे पिछले दिनों, कि जो यमुना दिल्ली की है और दिल्ली से जो पहले यमुना रहती है वो कितनी साफ़ रहती है और यहाँ पे आके कितनी गंदी हो जाती है, तो हम ये देखेंगे इसका एक रीज़न जो आता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट का आता है। तो जो एक इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट है, या इंडस्ट्रीज जो अपना कचरा या उनका जो भी पदार्थ निकालती है, उनका प्रबंधन अभी दिल्ली में उतना अच्छा नहीं है। और एक और चीज़, हम अगर हमारे पुराने समय में देखा जाए, संस्कृति की बात करते हैं, तो हिंदू संस्कृति में कहा जाता है मिनिमलिस्टिक, वी आर मिनिमलिस्टिक पीपल। अगर देखेंगे लोग ऐसा बोलते हैं, अगर यूएसए जितना कंजम्पशन पूरा वर्ल्ड करने लग जाए तो हमको 8 धरती लग जाएगी आज के जितने लोग अकोमोडेट करने के लिए। और हम हिंदू शास्त्र के हिसाब से देखा जाए, या जो हमारे पुराने समय में लोग देखते हैं, तो हम मिनिमलिज्म की तरफ जाते हैं कि अगर एक परिवार है,
तो कम से कम चीज़ों का उपयोग करता है। हम लोग कंज्यूमरिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, पर आज हम देखा जाए तो हम वेस्टर्नाइजेशन की होड़ में कंज्यूमरिज्म की तरफ भागते जा रहे हैं कि एक घर है 10 कमरे, उसमें 2 लोग रह रहे हैं। पहले एक घर में 50 लोग रह रहते थे, एक घर में एक कार होती थी, 10 लोग बैठ के चले जाते थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो सब करो, पर हम क्यों ना पर्यावरण की तरफ हम खुद की भी अकाउंटेबिलिटी सेट करें। बिल्कुल सही कहा, हमारी भी एक जिम्मेदारी है। चलिए श्रेया, बहुत समय की कमी है और जाते हैं जो हमारे और जो आज की युवा टोली है उनसे हम लोग जानेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं एयर पोल्यूशन के साथ साथ में जैसे यमुना नदी का मुद्दा भी है और बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं प्रबंधन और अच्छा हो। दूसरी तरफ इंदौर जैसे शहरों से जो बड़े शहर हैं देश के, उन्हें कैसे सीख लेना चाहिए? इंदौर में जो बड़ी समस्या है अभी वो कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल की हो रही है, जिससे कि आंखों में जलन व त्वचा रोग की बीमारियां हो रही है। तो जो अभी नई सड़कें बन रही है उन पर हम ये कर सकते हैं कि जो दुर्वा घास होती है हम वो लगा सकते हैं आसपास, जिससे कि धूल की समस्या ना हो। और दूसरा, जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहाँ हम तरी वगैरह का कार्य कर सकते हैं। धूल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा, इंदौर में नगर निगम अगर ये कार्य कर सकता है तो मेरी एक अपील रहेगी कि छोटे छोटे जंगलों का निर्माण किया जाए, जहाँ पर पीपल, बरगद और नीम जैसे वृक्ष लगाए जाएं, जिनसे कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी, ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ पाए। चलिए सलोनी, आपसे जानेंगे क्या मानती हैं आप, क्योंकि इंदौर तो मिसाल पेश कर चुका है, लेकिन अब दूसरे शहरों की बारी है और मुझे लगता है कि इंदौर को और ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण में भी बेहतर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इंदौर 6 बार अगर फर्स्ट आया है स्वच्छता सर्वेक्षण में, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट भी है। हमारा जो मॉनसून है, जो इंदौर का जो क्लाइमेट है वो बहुत फेवरेबल है। कई बार गर्मियों के दिनों में हम सिर्फ पंखे या कूलर से काम चला लेते हैं, पर दिल्ली का जब अब हम क्लाइमेट उसी तरफ देखते हैं तो दिल्ली का क्लाइमेट इतना गर्म है कि एक फैमिली एक एसी के बिना रह ही नहीं सकती। हर गरीब से गरीब घर में, इनफैक्ट स्लम्स में तक, जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं उनमें तक एसी लगा होता है। तो ये जो शायद एसी लगाने की जो होड़ है, ये जो हर किसी के घर में एसी होना चाहिए, हर किसी के ऑफिस में एसी होना चाहिए, ये शायद हम एसी कंजम्पशन कम करें। अगर हमारा बिना एसी के काम चल रहा है तो हमें एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये कहना कि मैं एसी के बिना नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ये सबसे सही बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारे वातावरण में ढलना ज़रूरी है। और जैसे ही हम हिंदू शास्त्र की बात करते हैं, जैसा हमें अभी बताया, हमें सात्विक जो लाइफस्टाइल है, सात्विक लाइफस्टाइल की तरफ थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीखना चाहिए, क्योंकि सात्विक लाइफस्टाइल में यही सिखाया जाता है कि कैसे ही घर में उगाए हुए सब्जियों से ही हम खाना बना सकते हैं, या फिर कैसे ही बिना प्लास्टिक के कंजम्पशन के, कैसे स्टील की थालियों में, प्लास्टिक की प्लेट में नहीं खाते हैं सात्विक भोजन में, स्टील की थालियों में खाते हैं, मिट्टी से बने घड़े यूज करते हैं। तो ये कैसे हम प्लास्टिक कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि शायद एक बॉटल अगर हम हमारे साथ हमेशा रखें स्टील की, तो हमें शायद 20 रुपए की वो पानी की बॉटल खरीदने की जरूरत ना पड़े, अपनी बोतल हमेशा हाथ में रखें। चलिए ऐश्वर्या, आपसे जानेंगे क्या मानती हैं आप, किस तरीके से ये तमाम जो चुनौतियां हैं और खासतौर पर पॉल्यूशन को लेकर जो तमाम मुद्दे बार बार उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, उसको कैसे हल किया जा सकता है? जी, जैसे कि मेरा तो शुरू से यही मानना है कि कोई भी चीज़ एक घर से, एक पर्टिकुलर एक इंसान से शुरू होती है। तो जैसा कि मेरे सभी मित्रों ने कहा कि हमें छोटे छोटे जो हैं जंगल बनाने चाहिए, बट ये बिल्कुल सही है कि हमें काम करना चाहिए, बट तब क्या करें जब हमारे पास ज़मीन ना हो। तो हमारे पास हमारे घर तो हैं, तो क्यों ना हम उसमें फार्मिंग करें, खुद का टेरेस फार्मिंग करें, टेरेस गार्डनिंग करें। तो कोशिश ये होना चाहिए कि अगर नहीं कोई हम कुछ बड़े लेवल पर कुछ कर पा रहे हैं तो छोटी छोटी स्टेप्स लें, हम अपने घर से शुरुआत करें। सेकंड थिंग है कि वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत अंडररेटेड चीज़ है। ये बहुत कम दामों पर करवा सकते हैं आप, तो हमें कोशिश ये होना चाहिए कि हम हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग को स्टार्ट करें। सेकेंड थिंग ये कि हमें ट्रैफिक का जो लाइसेंस होता है, गाड़ी के लिए जो लाइसेंस मिलता है, उसके एग्जाम को थोड़ा सा टफ करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट यहीं आकर खराब हो जाता है। अगर किसी को राइट हैंड साइड पर जाना है तो आप नोटिस करेंगे कि वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर खड़ा होगा और वो पूरा क्रॉस करते हुए जाएगा। जाम तब नहीं लगता है जब गाड़ियां चलती रहती हैं। इंदौर में मुझे लगता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट पर और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। स्वच्छता के बाद मुझे लगता है ट्रैफिक बड़ी क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट जब गाड़ियां चलती तब फेल नहीं होता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट तब फेल होता है जब गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में घुस जाती हैं। मतलब अगर 2 व्हीलर है और अगर उसको राइट हैंड साइड पर ही हमें अगर चलना है, तो वो कोशिश करेगी कि यार 4 व्हीलर आगे लगी तो मैं लेफ्ट साइड से कट मार दूं। और ये जो आगे बढ़ना, निकलना और जो शॉर्टकट्स मारने की जो इंदौरियों की आदत है, बस कहीं ना कहीं वो दिक्कत देती है। पर इसमें कोई दौमत नहीं कि इंदौरी जितने जिद्दी हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हम 6th टाइम नंबर 1 आए हैं। तो इंदौरी कुछ ठान लें,
तो कुछ कोई भी भी कर काम सकते हैं, मुश्किल पर नहीं बस है। ये है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट ट्रैफिक मेरे को लगता है कि उस पर वर्क करने की जरूरत है चलिए। और लाइसेंस एग्जाम यश, आपसे जानेंगे आखिरी एक कमेंट किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या सॉल्यूशन है? खास तौर पर ये एक बड़ी चुनौती है और आज दिल्ली तो कल देश के बड़े शहर भी हो सकते हैं। देखिए, दिल्ली की तो हमने बात करी, अब नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि जयपुर में भी बहुत बिल्कुल सही है। बड़ा पॉल्यूशन का केंद्र हो गया है वो। लेकिन मैं पूरे देशवासियों से एक ही अपील करना चाहूँगा, अपने आप को देख लो कि आप आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हो। मतलब ये एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि जो मेरे ग्रैंडफादर ने जो शुद्ध हवा ली है वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, और मैं जो ले रहा हूँ वो मेरे बच्चे कभी नहीं ले पाएंगे। तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सा आज सोचना चाहिए कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को हम पूरा शहर, पूरा देश क्या कंक्रीट देके जा रहे हैं? हम वो सांस कहाँ से लेगा? इसलिए जितना हो सकता है अपने घर के आसपास प्लांटेशन करें। हमारे भारत देश में इतने मंदिर है, इतने मस्जिद है, इतने गुरुद्वारे, इतने हॉस्पिटल, इतनी चर्च है, सभी प्रकार के सभी धर्मों के बड़े बड़े मंदिर है। सभी जगह हो सकता है वहाँ पे प्लांटेशन करें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, केयर करने वाले लोग भी होते हैं, जो प्लांटेशन के साथ साथ पानी डालने वाले भी होते हैं, तो वो प्रॉपर केयर कर लेंगे। तो मैं सभी से एक ही अपील करना चाहूँगा, अपने आप को बदलो और अपने आने वाली पीढ़ी को बताओ कि क्या देके जाओगे। अपने आप से बात करो, अपने आप के लिए शांत समय लो और बात करो कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। तो शायद मुझे लगता है कि हम मतलब पॉल्यूशन पे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक मुझे लगता है कि और व्यवस्थाएं सुधरेगी नहीं। और जिस तरीके से आज की युवा टोली है, खास तौर पर तमाम जो युवा है, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी कि किस तरीके से पॉल्यूशन ना सिर्फ दिल्ली की समस्या है बल्कि देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन इसके साथ में जिम्मेदारी ना सिर्फ जिम्मेदारों की है या फिर सरकार में बैठे हुए लोगों की, ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पॉल्यूशन को दूर करने के लिए हम भी सकारात्मक कदम आगे बढ़ाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं हम बेहतर कल और बेहतर देश की कहीं ना कहीं यहाँ पर संकल्पना दे पाएँ। इसी के साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतर देश की संकल्पना है वो भी पूरी होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।